नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कल रात जब हम आपसे इसी वक्त खबरों की खबर का ये बुलेटिन लेकर हाजिर हुए थे तो लगभग उसी वक्त ही इलेक्टोरल बॉन्ड की बड़ी खबर सामने आई थी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सर्वोच्च अदालत के आदेश को मानते हुए चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी और उसे भुनाने वाली पार्टियों की सूची सार्वजनिक की थी। बहुत सारी कंपनियों और निजी लोगों के नाम सामने आए थे जिन्होंने चंदे वाले ये बॉन्ड खरीदे और पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया। आज हम आपको इसके आगे की कहानी दिखाने वाले हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने 24 घंटे में मेहनत करके वो तमाम जानकारी हासिल करने की कोशिश की है जिससे ये इशारा मिलता है कि ज्यादातर कंपनियां सियासी दलों को जो चंदा दे रही थी वो उसके बदले अपना कुछ ना कुछ फायदा उठाने की कोशिश करती हुई दिख रही थी। किसी को व्यापारिक फायदा होना था तो कोई कंपनी या व्यक्ति खुद को किसी जांच एजेंसी के फंदे से बचाना चाह रहा था। ऐसा प्रतीत होता है हमारी अब तक की इन्वेस्टिगेशन में। हमारे रिपोर्टर्स इस इन्वेस्टिगेशन को आगे भी करते रहेंगे। अब तक जो आंकड़े मेरे पास हैं वो आज हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो आज खबर इसी चुनावी चंदे की खबर लेकर हम आप आए हैं। इसी की खबरों की खबर के पीछे की खबर आपको दिखाएंगे क्योंकि इससे आपका और हमारा सीधा वास्ता है और ये मामला कोई छोटी मोटी रकम का नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए का ये मामला है। लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर लगातार बना हुआ है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से आज पूछा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड उसने सार्वजनिक क्यों नहीं किए। सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा नहीं बताने के मामले में एसबीआई को नोटिस भी आज जारी कर दिया। दरअसल इसी कोड के जरिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चुनावी चंदा देने वालों और राजनीतिक पार्टियों के बीच मिलान संभव हो पाएगा। यानी पता चलेगा कि किस कंपनी या किस व्यक्ति ने किस राजनीतिक पार्टी को किस वक्त में चुनावी चंदा और कितना दिया। ये तारीख, ये वक्त, ये नाम सब सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की इस बात से थी कि स्टेट बैंक बार बार उसके निर्देशों की अवहेलना करता है। इसीलिए सोमवार को सबसे बड़ी अदालत इस मसले पर फिर से सुनवाई करने वाली है। एसबीआई को तलब भी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से कहा कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी अहम जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। इनमें बॉन्ड के खरीदार, बॉन्ड की रकम और खरीदने की तारीख शामिल है, लेकिन बॉन्ड के सीरियल नंबर्स को आपने नहीं बताया है। हमने अपने फैसले में आपसे सभी जानकारी इस मामले में सार्वजनिक करने के लिए कहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ को इस बात पर भी निराशा हुई कि इतनी अहम सुनवाई के दौरान एसबीआई के लोग आज वहां मौजूद नहीं थे। जी, आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में एसबीआई का कोई वकील मौजूद नहीं था। आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करने पर सुनवाई हो रही थी, उस दौरान हमारे लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट आशीष भार्गव कोर्ट में मौजूद थे। तो उनसे सुन लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे स्टेट बैंक को भाग निकालने का मौका देने के लिए कतई तैयार नहीं था। सुनते हैं आशीष भार्गव ने वहां क्या देखा। इस मामले में एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ही लिया है क्योंकि उसके पास कोई ऐसे दस्तावेज नहीं थे कि किस तरह का डेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को दिया है। लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मुद्दे को खुद उठाया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सारा डेटा देने को कहा गया था तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, नंबर है, वो चुनाव आयोग को क्यों नहीं दिया गया। जाहिर है इसके पीछे मंशा ये थी, जब तक वो कोड नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि किस डोनर ने, किस दाता ने कितना चंदा किस पार्टी को दिया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच आज एक और खुलासा हुआ कि सारे इलेक्टोरल बॉन्ड अभी भी सामने नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा कि वो बाकी डेटा भी तो पब्लिक के सामने रखे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने केवल अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के बीच के ही इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जग जाहिर की है, जबकि मार्च 2018 से मार्च 2019 के बीच की जानकारी अभी भी सार्वजनिक नहीं हुई है। ये करीब
250 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है। आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील ने पार्टियों के चंदे का सीलबंद डेटा मांगा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कॉपी करके चुनाव आयोग को अब दे देगा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एडीआर के सह संस्थापक जगदीप छोकर साहब जुड़ रहे हैं। छोकर साहब, आज फिर एसबीआई को फटकार मिली क्योंकि उन्होंने यूनिक नंबर जारी नहीं किए हैं। जब ये पता चला कि किसने कितना पैसा दिया, किस कंपनी को, किस पार्टी ने कितने बॉन्ड भुना है, अब ये यूनिक नंबर भी कोर्ट ने मांगे हैं, शायद वो भी सार्वजनिक हो जाएंगे। तो जब ये सामने आएंगे तो क्या जानकारी मिल पाएगी? ये दो चीजें रह गई हैं। एक तो ये कि ये सूचना आई है 12 अप्रैल 2019 के बाद की। वो 2019 से पहले की सूचना मेरे ख्याल में 1-2 दिन में आ जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट के पास थी। आज इलेक्शन कमीशन ने वो सुप्रीम कोर्ट से मांगी है, वो दे देंगे। एक बात। दूसरी बात जो नहीं है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे, इनके एक नंबर है हर एक बॉन्ड पे, वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो अल्ट्रा वायलेट लाइट में दिखता है। वो नंबर इस सूचना में नहीं है। वो अगर होंगे तो और भी सुविधा होगी। तो ऐसे में जब ये बाहर आ चुका है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, अब जब ये नंबर पता लग जाएंगे कोर्ट को और कोर्ट के जरिए चुनाव आयोग तक पहुंचेंगे, इन नंबर से क्या जानकारी मिलेगी? हाँ, उसमें नई सूचना ये मिलेगी कि अभी तो जैसे आज की तारीख में 15 लोगों ने 1-1 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, और आज से 15 दिन या 13 दिन या 14 दिन के अंदर अंदर 3 राजनीतिक पार्टियों ने वो इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम किए। तो ये नहीं पता लगा क्या कि जिन 15 लोगों ने खरीदे हैं, उनमें से किस खरीदने वाले ने अपना बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। नंबर पता लगने से वो भी पता लग जाएगा। ये साफ हो जाएगा कि कब किसने बॉन्ड लिए, किसको दिए, और वो दोनों नंबरों को आप मैच करके पता कर सकते हैं कि कहाँ कितना पैसा गया। आखिर में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा छोकर साहब, में आप लोगों ने यानी एडीआर ने तो याचिका दायर की थी इलेक्टोरल बॉन्ड के सिस्टम के अगेंस्ट में। क्या आपने अपनी इस याचिका में ये मांग की थी कि यूनिक कोड सामने आने चाहिए, जिसको मिला है उसका नाम सामने आने चाहिए? हमारी पिटीशन ने तो नाम का मांग भी नहीं किया था। हमारी पिटीशन ने तो सिर्फ ये कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दीजिए। ये नाम और नंबर का मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से किया है, और वो बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जोगर साहब हमसे बात करने के लिए। अब सोमवार का दिन बहुत दिलचस्प होने वाला है, जब नंबर सामने आएंगे और जब मिलान हो पाएगा। कल से ही लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर खुलासे हो रहे हैं कि किस कंपनी ने कितने करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। आपने देखा होगा कि पिछले कई कंपनियों पर अनियमितताओं को लेकर ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों के छापे पड़े। क्या इन छापों का कोई कनेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद फरोख्त से भी है? हमारे सहयोगी मुकेश कुमार सिंह ने इस पर एक शोधपरक जानकारी इकट्ठा की है। उनकी जांच पड़ताल से पता चला है कि वो 30 कंपनियां जिन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे बीते 5 सालों में, उनमें 14 ऐसी हैं जिनके यहां या तो केंद्रीय एजेंसियों ने या फिर राज्य सरकार की एजेंसियों ने छापेमारी की है, यानी कानून का शिकंजा उन पर कसा है। इनमें सबसे बड़ा नाम निकलकर जो सामने आया वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स सर्विसेज का, जिसने 27 अक्टूबर 2020 से लेकर 5 अक्टूबर 2023 के बीच 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने इस कंपनी और इससे जुड़े लोगों की 457 करोड़ की संपत्तियां अटैच की थी। इस कंपनी के खिलाफ कई केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं, इस वक्त भी जांच चल रही है। इसके मालिक हैं सेंटियागो मार्टिन, जो भारत के लॉटरी किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, तरह तरह की लॉटरियां चलाते हैं। इसी तरीके से तेलुगु कारोबारी है कृष्णा रेड्डी, जिनकी कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इन्होंने 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इस कंपनी के हैदराबाद और दूसरे ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी भी की थी।
वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन नाम के फर्म ने 220 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। ये फर्म भी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, उन्हीं की सब्सिडरी कंपनी है। इसी तरीके से एक और कंपनी का नाम सामने आया, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इस कंपनी पर भी मार्च 2020 में सीबीआई ने कार्रवाई की थी। वेदांता बड़ी कंपनी है। इस ग्रुप की कंपनी तलवंडी साबू पावर लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट में टीएसपीएल के नाम से जानते हैं, इसने 400 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इस कंपनी पर भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगस्त 2022 में छापेमारी की थी। एक और कंपनी हैदराबाद की यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इस ग्रुप ने अक्टूबर 2020 में 162 करोड़ रुपए के बॉन्ड लिए, लेकिन इसके ऊपर दिसंबर 2022 में आयकर विभाग ने रेड की। रियल एस्टेट फर्म है डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड ने 130 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इसके पास भी जमीन से जुड़े आवंटन के घोटाले के मामले में सीबीआई ने जनवरी 2019 और फिर ईडी ने नवंबर 2023 में छापा मारा था। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 123 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इस फर्म पर भी फेमा उल्लंघन के मामले में ईडी ने अप्रैल 2022 में छापे मारे थे। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स ने जनवरी 2024 में 40 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जबकि एक महीने पहले दिसंबर 2023 में इस कंपनी के परिसरों पर आईटी यानी इनकम टैक्स की रेड हुई थी, छापेमारी हुई थी। ऑरबिंदो फार्मा ने 2022 से 2023 के बीच 34 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। ये वही फर्म है जिसके खिलाफ दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया है और फर्म के पी शरत रेड्डी को ईडी ने 11 नवंबर 2022 को गिरफ्तार भी कर लिया था। इसके बाद 2 जून 2023 को रेड्डी सरकारी गवाह बन गए थे। और अब एक साथ तीन कंपनियों के बारे में बताते हैं, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, मदन लाल लिमिटेड और एमकेजे एंटरप्राइज लिमिटेड, इन तीनों फर्मों ने 500 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, एसबीआई से ही खरीदे थे। इससे भी बड़ी बात यह कि ये तीनों कंपनियां कोलकाता में एक ही पते पर रजिस्टर्ड है। 3 अलग अलग कंपनियां, लेकिन पता तीनों का एक ही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी मेट्रो डायरी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। 47% शेयरों का विनिवेश किया गया। शेयर केवेंटर एग्रो द्वारा खरीदे गए। केवेंटर एग्रो केवेंटर ग्रुप का ही हिस्सा है। इसके बदले में इसने 15% शेयर सिंगापुर स्थित निजी इक्विटी को बेच दिए। अधीर रंजन ने शेयरों के निवेश के खिलाफ 2018 में एक जनहित याचिका के साथ अदालत का दरवाजा उस वक्त खटखटाया था। केवेंटर ग्रुप ने 2019 से 21 के बीच चुनावी बॉन्ड खरीदना शुरू कर दिया और मार्च 2021 में ईडी ने केवेंटर्स द्वारा मेट्रो डायरी के शेयरों की खरीद और मेट्रो डायरी में शेयरों के विनिवेश की जांच शुरू की। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने शेयरों के विनिवेश को कायम रखा। इसी तरीके से ये सूची जो कंपनियों के नाम सामने आए, ये बहुत लंबी है, ये 24 घंटे से अधिक का रिसर्च मांगती है। अभी और भी खुलासे होंगे। हम आप तक सारी जानकारी आगे भी लेकर आते रहेंगे, बताते भी रहेंगे कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर से समझिए। हम मुकेश सेंगर की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, जिन्होंने पूरा तफ्तीश आपके लिए निकालकर सामने लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक फिल्म आई थी अपना सपना मनी मनी, सबको पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। भारत का चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव हो चुका है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक 2019 के लोकसभा का चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था, जिसमें 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ऐसे में सवाल यही उठता है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे कहां से आएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी को बहुत ज्यादा तो किसी को थोड़ा कम, लेकिन चंदा तो सबको चढ़ा है। टॉप 5 राजनीतिक दलों को देखें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी नहीं है, टीएमसी है। तृणमूल कांग्रेस को 1,609 करोड़ रुपए मिले हैं। तीसरे नंबर पर आती है कांग्रेस, जिसको 1,421 रुपए का चंदा मिला है। चौथे नंबर पर है भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस, इनको 1,214 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा मिला। और 5वें नंबर पर है बीजू जनता दल, बीजेडी उड़ीसा की पार्टी, जिनको 775 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं।
चंदों पर हुए खुलासे के बाद अब कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। वो पूछ रही है कि उसका तो अकाउंट तक फ्रीज कर दिया जाता है और बीजेपी गलत तरीके से 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड से हासिल कर लेती है। ऐसे में बराबरी की लड़ाई कैसे हो पाएगी? इसमें सबसे तीखा हमला चंदा देने वालों पर राहुल गांधी ने बोला है। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मांग की कि बीजेपी के भी खातों को फ्रीज किया जाए और इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए। Today it has been exposed by Supreme Court that how the BJP has made money out of these election bonds. SBI data shows donation is 50% BJP got, Congress got only 11%. और एक क्विक रिएक्शन लेते हैं दो प्रवक्ताओं से। पहले कांग्रेस के पास चलेंगे, आलोक शर्मा से हमने जाना, पार्टी के प्रवक्ता से, कि आप लोग ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि बीजेपी के भी खाते फ्रीज किए जाएं? कार्रवाई तो ईडी कर रही है, सीबीआई करती है, इनकम टैक्स करता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज जो है लूटपाट और हफ्ता वसूली का एक योजना का पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और इसमें सीधा सीधा जो बेनिफिशियरी अभी तक नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। एक राजनीतिक दल जो चुनावी उसमें जा रहा है और उसके ऊपर हफ्ता वसूली के और लूटपाट के आरोप अगर लग रहे हैं, तो जब तक ये जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड ना हो, जब तक जांच पूरी ना हो, कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है कि उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया जाए, क्योंकि ये मामला केवल 16-17 हजार करोड़ का नहीं है, ये कई लाख करोड़ का मामला है। ये इतनी रिश्वत अगर दी गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की का मामला है, तो उसके एवज में कितने बड़े बड़े काम दिए गए हैं, इसकी पूरी जब तक जांच ना हो तब तक बीजेपी इस पैसे का दुरुपयोग न कर पाए। आलोक जी, बीजेपी का यह इल्जाम है कि जब आप सत्ता में थे तो आपको भी ज्यादा चंदा मिलता था, अब हमें तो हमें ज्यादा चंदा मिलता है, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि एनडीटीवी के दर्शक बहुत समझदार हैं। इनकी 10 साल को सरकार को हो गए, अगर हमारे कहीं पर भी कोई गलती थी, कोई गलत हमारे पास कोई फंडिंग आई है या उसका कोई दुरुपयोग हुआ है, तो 10 साल से सरकार क्या पकौड़े तल रही थी। आप ही ने कहा था पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम ये योजना लेकर आए हैं। हमने तो उस समय पर भी विरोध किया था, 2018 में अरुण जेटली साहब जिस समय पर वित्त मंत्री हुआ करते थे, माननीय राहुल गांधी जी ने सबसे ज्यादा पहले विरोध किया था। लेकिन जो लोग 70 साल का हिसाब मांगते हैं वो पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं देते हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हिसाब देने से रोज भागते हैं। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी आधा अधूरा डाटा दिया जाता है, लगभग 3500 बॉन्ड छुपाए जाते हैं और उसका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसको भी छुपाया जाता है। आज बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि किस तरह से झूठ और लूट की सरकार 10 वर्षों से चल रही है, किस तरह से तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके पहले उनको नोटिस भेजा जाता है, फिर उनसे पैसे की वसूली होती है, फिर प्रॉपर्टी अटैच जो थी वो दूर कर दी जाती है, फिर उनको काम धंधा दिया जाता है। तो पूरी तरह से हफ्ता वसूली, चंदा दो, धंधा लो, जो पूरा योजना है उसमें सरकार जिम्मेदार है, और ये पूरा डिजाइन जो है वो मोदी जी के द्वारा किया गया है। जैसा कि आज माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि जो ऑर्गेनाइज्ड लूट है, आज मोदी जी को जवाब देना चाहिए। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा दिया और अब कह रहे हैं सब कुछ बीजेपी को खिलाऊंगा। ये दुर्भाग्य है देश का कि इतनी भ्रष्ट सरकार आज यहाँ केंद्र में बैठी है। तो कांग्रेस के लोग बीजेपी का अकाउंट फ्रीज करने की बात कर रहे हैं इस चुनावी मौसम में। गौरव भाटिया, पार्टी के प्रवक्ता,
बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हमने पूछा यही कि बीजेपी के अकाउंट फ्रीज करने की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन है? देखिए, ये दिखाता है किस तरह से कांग्रेस पार्टी में इस वक्त विश्वास की कमी है और मानसिक दिवालियापन हो गया है। और इसकी वजह मैं बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी जो कि घोटालों की पार्टी है, जो कि कभी कायदे कानून नियम का पालन नहीं करती है, वो हमारी तुलना अपने आप से कर रही है और ये जनता को नहीं बता रही कि ये जो उनके अकाउंट फ्रीज हुए हैं ये इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ कंपनीज बनाई, जैसे नेशनल हेराल्ड केस है, और जब पॉलिटिकल यूजेज करना था उसमें मुनाफाखोरी कर रहे थे, दलाली और कमीशन खोरी कर रहे थे। और यह बताना भी अनिवार्य है कि वो IT-AT गए, इनकम टैक्स का जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है वहां उनको कोई राहत नहीं मिली और उच्च न्यायालय में भी कोई राहत नहीं मिली। तो इसलिए जब वो कहते हैं कि भाजपा के भी अकाउंट फ्रीज हो जाने चाहिए, तो मेरा उनसे सवाल यह है कि जो घोटाले आपने किए, जो गलत कृत्य किए, उसकी सजा आप भुगत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पारदर्शिता रखी है, कानून का पालन किया है और इसीलिए न्यायालय हो, कानून हो, संविधान हो, जनता हो, सब हमारे साथ खड़े रहते हैं। गौरव, कांग्रेस का यह आरोप है कि जिन जिन कंपनियों पर छापे पड़े उसके बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और यह पैसा बीजेपी के खाते में गया। देखिए, मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, इतना घोटाला करती है, घोटाले की जननी है कांग्रेस पार्टी। क्या ये सत्य नहीं है? नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय तक गए, उनकी याचिका को रद्द कर दिया गया और जो उन पे आरोप लगे हैं उन्हें निरस्त नहीं किया गया। क्या ये सत्य नहीं है? 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई, यही दलील दी कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 14 विपक्षी दलों की याचिका को खारिज कर दिया। क्या यह भी सत्य नहीं है कि सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है? कांग्रेस पार्टी से जब उनकी सरकार थी, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। क्या यह सत्य नहीं है कि 1 साल से ज्यादा हो गया मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है? क्या यह भी सत्य नहीं है कि पार्था चैटर्जी जो टीएमसी के हैं, हमने गुलाबी गड्डियां देखी थी, उनको बेल नहीं मिली? तो भाई एक बात तो स्पष्ट है, डरे वो लोग हुए हैं जो घोटालेबाज हैं, कमीशन खोरी करी है और देश को लूटते थे, क्योंकि आज पिंजरे का तोता बाज बन गया है और भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने जो हिसाब किताब पेश किया उसमें कई कंपनियां ऐसी भी आई हैं जिनकी कमाई के हिसाब से चंदा कुछ ज्यादा लगता है। कई कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने टर्नओवर से ज्यादा पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीद में लगा दिए। इसको विस्तार से समझिए मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर की इस रिपोर्ट में। आज से पहले आपने इस कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा, ना ही इसके प्रमोटर के बारे में ज्यादा जानते होंगे, लेकिन लॉटरी और गेमिंग से जुड़ी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी अब राष्ट्रीय सुर्खियों में है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो जानकारी सार्वजनिक की है उसके मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड का टर्नओवर 2023 में 500 करोड़ से कुछ ज्यादा ही था और प्रॉफिट भी 2022 के मुकाबले 2.17% घट गया था। लेकिन हैरानी की बात है कि इसके राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। उसी तरह क्रिसिल रेटिंग के मुताबिक मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी MEIL का 2023-24 के लिए पहली छमाही में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1345 करोड़ रुपए था, जबकि MEIL ने अप्रैल 12, 2019 और 24 जनवरी 2024 के बीच कुल 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, जबकि इसकी एक सब्सिडरी कंपनी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 220 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। यानी अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर दे दिया। राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली कंपनियों में तीसरे नंबर पर क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ के आसपास है। लेकिन इसकी दानवीरता देखिए कि इसने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए 410 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। इसके बाद चौथे नंबर पर वेदांता लिमिटेड है, जिसका 2023 के दौरान प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,449 करोड़ रुपए का था, जबकि इसने
400 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 5वें नंबर पर हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है, जिसने वित्त वर्ष 2023 के दौरान कुल 261 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, लेकिन चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे 377 करोड़ रुपए के। जाहिर है राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा दान देने वाले कंपनियों की लिस्ट में ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं जिनका टर्नओवर या सालाना मुनाफा उनके द्वारा खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड से काफी कम है। ऐसे ही हैरानी वाले सवालों ने सुप्रीम कोर्ट को भी सोचने को मजबूर कर दिया है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं रूस में हो रहे चुनावों की। यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस में आज से राष्ट्रपति पद के चुनाव शुरू हुए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूस में एक दिन की जगह 3 दिन तक चुनावी प्रक्रिया चलेगी। चुनाव से पहले ही पुतिन का फिर से राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन पिछले 24 साल से रूस की सत्ता पर काबिज हैं। उनके ज्यादातर विरोधी या तो जेल में हैं या फिर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों में भी वोटिंग होगी। मॉस्को से उमा शंकर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। रूस में राष्ट्रपति चुनाव का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये 3 दिनों तक चलेगा। 15 मार्च से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है वो 16 और 17 मार्च तक चलेगा और इसके तुरंत बाद जो है वो नतीजे का ऐलान होगा। और जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर से जीत कर आएंगे, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन इन 3 दिनों में जो रूस के जो करीब 12 करोड़ जो मतदाता हैं, रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनमें से अधिकतर जो है अपने वोटों का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि अभी हम एक मॉस्को के पोलिंग बूथ पर हैं जहां पर कि लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए सुबह से ही आ रहे हैं। और यहाँ जो लोग हैं ज़्यादातर बुजुर्ग लोग नज़र आ रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन पोलिंग की भी व्यवस्था जो है वो की गई है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑनलाइन पोलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो बूथ बनाए गए हैं अलग अलग इलाकों में, वहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त के बीच जो है वो वोटिंग का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन के अलावा 3 और जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं। न्यू पीपल पार्टी के उम्मीदवार हैं, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो एक और उम्मीदवार हैं। लेकिन इन उम्मीदवारों की जीत की कोई संभावना नज़र नहीं आती, क्योंकि जो ये माना जा रहा है कि जो पुतिन जो हैं उनकी लोकप्रियता यहाँ पे काफ़ी है। और जिस तरीके से ख़ासतौर पे रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र उसकी पृष्ठभूमि में ये जो चुनाव है वो हो रहा है, तो ये जो वोटिंग है वो एक युद्ध के साये में हो रहा है। यूक्रेन की तरफ से बार बार जो हमले की जो बात है वो सामने आ रही है। और ख़ासतौर पे राष्ट्रपति पुतिन ने ये आरोप लगाया है कि यूक्रेन जो है उसकी तरफ से वोटिंग में व्यवधान डालने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि हाल के दिनों में देखा ये गया है कि जो ड्रोन अटैक हैं यूक्रेन की तरफ से वो बढ़े हैं। कम से कम 2 रिफाइनरीज पे जो अटैक हैं वो हुए हैं। हालांकि वहाँ पे जो तेलों को रिफाइन करने का काम है वो दोबारा शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी आई कि जिस तरीके से जो एक बढ़ा हुआ हमला है वो एक व्यवधान डालने की कोशिश हो सकती है। तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।